हेलो, शाद लव लाइफ में आप सबका स्वागत है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, नमस्कार, सत श्री अकाल। मेरी ईद की तैयारी शुरू हो गई है। आप सोच रहे होंगे इतनी जल्दी। जैसे मैंने कहा था फ्राइडे को भी ईद हो सकता है इंशाल्लाह, या फिर सैटरडे। बट अगर फ्राइडे होता है तो सारा काम कल नहीं डाल सकते। तो मेरी शुरू हो गई है ईद की तैयारियाँ। तो आज प्लान है कि मैं मटन कोरमा बना दूँ। आप सोच रहे होंगे फ्राइडे को है, अभी से बनाना है, क्योंकि अगर आज बना लूँगी तो एक दिन में क्या होता है ना, मसाला अच्छे से गोश्त के अंदर चला जाता है। और फिर क्या होगा कि अगर फ्राइडे ईद है तो थर्सडे रात को मैं दम में दे दूँगी बिरयानी, और अगर सैटरडे है तो फ्राइडे रात को दूँगी। तो एटलीस्ट मेरा कोरमा रेडी होगा, दैट वोंट बी अ सरप्राइज़। और फिर मुझे बनाना है शीर खोरमा, जो कि मैं कोशिश करूँगी आज हो सकेगा तो बना लूँगी। और फिर कल रह जाएगा सूखा सिवैयाँ, और लच्छा सिवैयाँ तो आसानी से बन जाती है। तो दिखाती हूँ आपको मेरी तैयारी अभी तक कितनी हुई है, बट फाइनली जब कोरमा बन जाएगा फिर वो भी दिखाऊंगी। ये है मेरी प्याज जो अभी कट गई है। देखिए कितना मैस हो रहा है अभी। और ये लहसुन है, ये अदरक पीस गई है, और यहाँ है मेरा पुदीना। मैं इस पुदीने का क्या करने वाली हूँ, इसको एक्चुअली इसमें 4 बंचेस हैं, और मैं इसको एक्चुअली तोड़ के पीसने वाली हूँ। सो धनिया पत्तर, पुदीना और हरा मिर्च पीसने वाली हूँ। मैं इसे ऐसे तल के, यूजुअली क्या होता है ना, फ्राई करके डालते हैं, बट मैं इसे ग्राइंड करके पेस्ट बना के फिर डालने वाली हूँ बिरयानी में। सो देखते हैं इसका टेस्ट कैसे आता है। तो चलिए आपसे मिलते हैं कुछ ही देर में। सो मैं यूज़ कर रही हूँ हेक्सक्लैड के बर्तन, जो आप देख सकते हैं यहाँ पर माशाल्लाह बड़ी है। और हम इसे थोड़ा सा हीट होने देंगे, फिर थोड़ा सा पानी छिड़क के देखेंगे ये रेडी हो गया है कि नहीं, एंड फिर चलेंगे कोरमा बनाना। तो ये हेक्सक्लैड यूज़ करने का फ़ायदा ये होता है, आप देख सकते हैं मेरा चूल्हा एक्चुअली, अगर आप बर्नल देखिए इतना बड़ा नहीं है, बट ये बर्तन बहुत बड़ा है। तो अच्छी बात यह है कि ये ऑलमोस्ट इंडक्शन जैसे काम करता है, यानी कि चूल्हा चाहे आपका छोटा क्यों ना हो, वो हीट यूनिफॉर्मली हर पूरे बर्तन में देता है। और इससे क्या होता है, आपका खाना इवनली कुक होता है। ऐसा नहीं कि ये साइड का कच्चा रह गया, बीच का पक गया, ऐसा नहीं होता है। पूरा थॉरली देखिए, मैंने पूरा इतने बड़े बर्तन में अच्छे से प्याज तल लिया और इवनली तल गया बहुत अच्छे से। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं नेक्स्ट राउंड। जो हमारा प्याज रेडी हो गया है, इसमें हमने गरम मसाला और चीनी डाल दिया है। अब हम काजू और किशमिश तलेंगे, बट इसका टेम्परेचर थोड़ा लो होना चाहिए, वरना काजू किशमिश जल जाएगा। तो नेक्स्ट राउंड। ये कुछ ज़्यादा ही लंबे लंबे किशमिश लग रहे हैं, जैसे हम रेजन्स कहते हैं। ये देखिए, ये एक एक कितने लंबे हैं। यूजुअली छोटे साइज़ के आते हैं, बट ये कुछ ज़्यादा ही लंबे हैं। तो काजू हमारे हो गए, अब चलते हैं किशमिश करते हैं जल्दी से। ये मैंने डाला मावा पाउडर। तो गरम मसाला, चीनी, गुलकंद, बादाम, किशमिश, मावा सब हो गया। अब इसको अच्छे से मिला लेंगे। मिलाने के बाद ये एक्चुअली हमें दम में काम आएगा, जो कि होगा जिस दिन मैं दम दूँगी, विच इज़ मे बी टुमारो। तो तब तक हम इसको कैसे रखने वाले हैं, तब तक हम इसे फ्रिज में नहीं डालने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर वैसे इतना ठंडा नहीं होता है, मतलब गर्म नहीं होता है। अगर आपके यहाँ गर्म बहुत होता है तो आप फ्रिज में डालिए, बट क्योंकि ये तेल में तला हुआ है तो ख़राब नहीं होना चाहिए। तो मैं इसे बेसिकली बाहर ही रखूँगी, बट इसमें एक काम करने वाली हूँ, इसे कवर करने वाली हूँ। ये हो गया मेरा एयर टाइट रैप हो गया। तो इससे जो फ्लेवर्स है वो नहीं जाएंगे, तो मैं इसे अभी बाहर रखूँगी। तो ये आ गया मेरा पुदीना, धनिया और हरा मिर्ची का पेस्ट अदरक लहसुन के साथ। अब इसे थोड़ा सा पकाएंगे, फिर डालेंगे इसमें जीरा का पाउडर, मिर्ची का पाउडर, नमक, और फिर डाल देंगे मटन। मटन के साथ जाएगा कच्चा प्याज और दही, और फिर मटन को अच्छी तरह पकने देंगे गरम मसाला डालने के बाद, और फिर हो जाएगा तैयार मेरा मटन कोरमा। डल गया है मेरा मटन, दही, गरम मसाला, नमक और कच्चे प्याज। मटन डालने के बाद हम ऐसे मिला देंगे। आप देख सकते हैं, क्योंकि पुदीना, धनिया और मिर्ची मैंने पीस के डाली हुई है। मिर्ची ज़्यादा नहीं, 2 दिया है, क्योंकि बच्चे भी खाने वाले हैं। बट अगर आप ज़्यादा देंगे तो मिर्ची का फ्लेवर अच्छा निकलता है इससे, और इसका टेस्ट अच्छा आता है। और ये रही मेरी मटन माशाल्लाह अब पक रही है। इसको अच्छे से मिला देंगे, और इसको अब हम ऐसे ही 2 घंटा लगेगा और ये माशाल्लाह पक जाएगा।
फरहान गए थे कॉस्को, तो उन्होंने आज दिखाया कि टार्ट मोंटेगरी चेरी ये ऑर्गेनिक है और बहुत ही टेस्टी होता है। ये फिग हमने बहुत खाया है, हम लाते रहते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा होता है और ये सारे ऑर्गेनिक है। और ये देखिए डेट्स है, अगेन ये ऑर्गेनिक डेट है। आप देख सकते हैं कोई भी शुगर एडेड नहीं है, एकदम नेचुरल मिठास है। और ये देख सकते हैं आप, ये डेट्स खजूर, और ये ड्राइड एप्रिकॉट है। अगेन ये सारे ऑर्गेनिक है और बहुत ही, और ये है ड्राइड क्रैनबेरीज, ये मैंने पहले भी आपको दिखाए हैं, बट ये देखिए ये सारे ड्राई फ्रूट के सेक्शंस में मिलते हैं आपको। और ये क्रैनबेरी को आप सैलड में डाल के खाएंगे तो बहुत ही टेस्टी होता है। ये अगेन ब्लूबेरी को इन्होंने सुखा के रखा हुआ है, जो कि अगेन आप सैलड में डाल सकते हैं। ये सारे सुपर फूड्स में जाते हैं जो आपको इंस्टेंट एनर्जी देता है। और ये है कैंटलोप। कैंटलोप एक ऐसे तरबूज जैसे ही होता है, बट छोटा सा अलग सा पीले रंग का होता है। और ये चिली मैंगो, ड्राइड चिली मैंगो, जैसे हम इंडिया में खाते थे नमक मिर्ची लगा के और ये है देखिए प्लेन मैंगो, बट इसमें मीठा होता है अलग से, इन लोग ऊपर से शीरा टाइप मीठा लगाते हैं। ये ऑर्गेनिक ड्राइड मैंगो है, इसमें कोई एडेड शुगर नहीं होगा और ये आप ऐसे ही खा सकते हैं। अफ्तारी का टाइम हो गया, तो आप देख सकते हैं आज की अफ्तारी हमारी ये रही। अल्हम्दुलिल्लाह हो गई अफ्तारी और अच्छे से मटन का कोरमा भी बन गया माशाल्लाह। तो कल आपको दिखाएंगे कोरमे की सूरत बट अब बस हमारा 28वां रोज़ा आज ख़त्म हुआ और कल एक रोज़ा बचा हुआ है, अगर फ्राइडे ईद हुआ तो कल है अलविदा रमज़ान। कभी कभी थोड़ा तकलीफ़ भी होता है कि रमज़ान इतनी जल्दी ख़त्म ही होगा, क्योंकि ये महीना इतना अच्छा लगता है, इबादत करते। वैसे इबादत आप रोज़ भी कर सकते हैं, ऐसा कोई पाबंदी नहीं है, बट वो दिन भर भूखे रह के सबको मिल के इबादत करना, ये करना एक अलग ही माहौल होता है। और सिर्फ आप नहीं कर रहे, पूरी दुनिया में जितने मुसलमान मोमिन हैं वो सारे करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। फिर हम बैक टू अपने प्लेस में चले जाएंगे जो भी अपने रोज़मर्रा के रूटीन में होता है, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ कंटिन्यू करना अच्छा होता है, जो कि बहुत मुश्किल भी होता है लोगों के लिए। मुझे पता है मेरे लिए तो है ही, क्योंकि अगर हम ऑफिस जाते हैं या कहीं जाते हैं तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, सब कुछ कंटिन्यू करना पॉसिबल नहीं होता है, बट जितना कर सकते हैं इंशाल्लाह हम करेंगे। तो आज है 28वां रोज़ा जैसे मैंने कहा, और आज है पारा नंबर 28 की बारी। पारा नंबर 28 में है 86 वर्सेस यानी आयतें, और इसमें बहुत सारी ऐसे बातें हैं जो मैंने पहले आपको बता दी है इन डिटेल्स। और शायद इस टॉपिक के बारे में जिसके बारे में मैं बात करने वाली हूँ उसके बारे में भी अब मैंने आपको पहले बताया है, बट ये फिर से बताने चाहती हूँ क्योंकि इसकी थोड़ी एम्फेसिस इस पारा में ज़्यादा है, और वो है कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में। जो हमारी कॉन्फ्लिक्ट्स होती है, कॉन्फ्लिक्ट्स मतलब क्या, मतलब कि आपका जो थिंकिंग है, थॉट प्रोसेस है, आपकी जो राय है किसी बारे में, वो आपकी किसी से मैच नहीं कर रही है, और मैच नहीं कर रही है तो उसमें आर्ग्यूमेंट्स होती हैं, और आर्ग्यूमेंट्स जब होती हैं तो बहुत बड़ी कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है। और ये यूँ होता है कि ये क्यों होता है, इसलिए क्योंकि दोनों पार्टी को अपनी बात रखनी होती है और दोनों को लगता है वो सही है, चाहे वो कोई भी रिलेशन क्यों ना हो। ये कॉन्फ्लिक्ट कब बड़ा बन जाता है किसी को समझ में नहीं आता है, और बात नहीं होती है तो सालों साल कभी कभी बात नहीं होती है। तो इस पारा में जो मेंशन है कि जब भी आपकी किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो तो चिल्ला के किसी को रूडली बात ना करें। अगर कॉन्फ्लिक्ट है तो सबसे अच्छा चीज़ है कि उसको समझा के बात करें। आई थिंक बहुत सबसे इजी चीज़ जो होती है, या सबसे सबसे आसान चीज़ जो होती है, हम अपनी आवाज़ ऊंची करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि हमको लगता है कि सामने वाला हमें सुन नहीं रहा है जो हम बता रहे हैं, समझ नहीं पा रहा है जो बता रहे, तो धीरे धीरे हमारी आवाज़ ऊंची जाती है। तो हमको लगता है हम जितनी आवाज़ अपनी ऊंची करेंगे तो सामने वाला जो है वो सुनेगा, और शायद वो शांत हो जाए और दुबक जाए और चुप हो जाए। बट ऐसा नहीं होता, सामने वाला आप शेर तो सामने वाला सवा शेर, तो वो बोलता है कि तुम चिल्लाओ इतना पिच में, हम चिल्लाएंगे इतना, फिर आप इतना, फिर आप इतना, फिर आप इतना तो ये बढ़ते जाता है। बट बात जो रहती है वो कहाँ गई,
किस बात पे हो रही थी बात, किसी को नहीं पता होती है। तो ये होता है हर कॉन्फ्लिक्ट का एक्चुअल अंजाम। फिर क्या होती है, ये बातचीत, दोनों अपना पीर घुमा के चले जाते हैं और फिर सालों साल बातें नहीं होती हैं। तो इस पारा में स्पेशली मेंशन है कि आपका किसी के साथ भी कॉन्फ्लिक्ट हो तो आप रूडली मत बात करें। पहला चीज़, आप आवाज़ ऊंची ना करें, क्योंकि आवाज़ ऊंची करने से आपकी बात सही नहीं हो जाएगी या सामने वाला उसे एक्सेप्ट नहीं कर लेगा। जितना आप आराम से और नीचे से बात करेंगे, सामने वाला अपने आप उसकी वॉइस धीमी हो जाएगी और फिर आप एक दूसरे को सुन पाएंगे। नेक्स्ट चीज़ ये है कि आप अगर भी ये चीज़ हो रही है तो अगर सॉल्व नहीं हो रही है तो पेशेंस रखिए, थोड़ा दिन वक्त दीजिए, थोड़ा दायरा दीजिए कि लोग अपने तरीके से समझ बूझ के फिर रिएक्ट करें। आप जितना फासला देते हैं, कभी कभी वो फासला दवे की तरह ही काम करता है और आप वो कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने में मदद करता है। और तीसरी बात ये है कि जब भी आपका किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो तो अल्लाह ताला पे हमेशा भरोसा रखें और उसका जो अंजाम है ना वो अल्लाह ताला पे छोड़ दें। इसमें यहाँ पर ये ज़रूरी नहीं है कि आप सही हैं या गलत हैं, क्योंकि हम ऐसा लगता है कि जब भी कॉन्फ्लिक्ट होता है तो ईगो पे बात आ जाती है। तो ईगो जो है ना वो सबसे बड़ा आपका दुश्मन है जो आपको वहीं नीचे कर देता है। तो अपने ईगो को आप डाउन रखिए, कोई बात नहीं अगर आपको माफ़ी मांगना पड़े, आगे बढ़ना पड़े, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर्ज नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला जो देखते हैं ना बोले ठीक है, उनको पता है ना किसकी गलती है, तो आपको वो फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप माफ़ी मांग ले, सर नहीं झुकाना है, मतलब आप अगर माफ़ी मांग ले, आप अगर थोड़ा झुक जाएं सामने से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके ईगो को शायद ठेस पहुंचेगी, बट अल्लाह ताला को आपकी ये एक्शन बहुत पसंद आएगी, क्योंकि आप एक याद रखिए कि जो इंसान किसी के कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करता है वो बहुत बड़ा नेकी कमाता है, और जो इंसान उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करता है, जो जिसके साथ वो कॉन्फ्लिक्ट है, और वो सामने से वो नीयत रख के वो कर लेता है, भले ही उसको पता है वो सही है फिर भी वो माफ़ी मांग लेता है, अगेन वो भी बहुत नेकी कमाता है। नेकी कौन नहीं कमाता है, वो है जो अकड़ के रहता है और जो इंसानियत के राह में नहीं चलता है। अगर आप अकड़ के रहते हैं तो आप इंसानियत के राह में नहीं चलते हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कीजिए, और जब ऐसे कॉन्फ्लिक्ट हों तो सबसे अहम चीज़ है कि आप अपने आप को थोड़ी देर के लिए चुप कर लीजिए, क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट तभी रिजॉल्व होगा जब आप एक दूसरे को सुन पाएंगे। तो यही था आज का मेन टॉपिक इन दिस पारा, क्योंकि बहुत सारा ऐसा चीज़ है जो ऑलरेडी हमने बात की है, जैसे शादी के बारे में बात है, चैरिटी के बारे में बात है, अल्लाह ताला पे भरोसा करने की बात है, जो हम पहले बहुत सारा कर चुके हैं। कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बात किए थे, लेकिन मुझे लगा इसको थोड़ा सा और डिटेल्स में बात करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम बात करेंगे कुछ और चीज़ों के बारे में जो कि नमाज से पहले निकालना ज़रूरी है, तो वो कल बात करेंगे। चलिए, अगर आपको ये पसंद आया तो क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है शाद लव लाइफ को। और एज़ यूजुअल ये सिर्फ इस्लाम के लिए नहीं है, ये हर वो इंसान के लिए है जो इंसानियत के राह में चलना चाहता है। और जब इंसानियत के राह में आप चलेंगे तो डजेंट मैटर आप किस मज़हब को बिलोंग करते हैं। तो आपसे कल फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़, शबक है, नमस्ते, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड चाओ।